नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं सुनील कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, बाबा, विचित सर, मयंक सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। मयंक सर, आपने सुना भी होगा कि ममता बनर्जी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तीसरे फ्रंट मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में बनेगी, उस पर ज़्यादा जोर दे देते हैं हम लोग, तब वो बाहर समर्थन देंगे। तो बाहर से समर्थन देने का मतलब ये है कि क्या वो अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग मानती हैं? क्योंकि अगर वो नेशनल अलायंस पूरे देश में अगर वो पार्ट है इंडिया अलायंस का, वो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जो स्टार्टिंग में इंडिया अलायंस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, वो धीरे धीरे छटक रहे, तो उसमें दूसरा नाम इनका भी कहा जाएगा। अब ये बयान दे देना कि भाई बाहर सरकार समर्थन दूंगी, पहले आपने स्टेट में अलायंस नहीं किया, बाहर से समर्थन देने के बाद कही गई, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इंडिया अलायंस अपने आप में ही कमजोर हो गया। जो अलायंस 4 महीने 6 महीने पहले तक बहुत मजबूत दिखता था। आपको क्या इसके पीछे की राजनीति समझ में आती है? हम लोग ने बहुत इलेक्शन देखा है, तो चुनाव के दौरान अलायंस के बारे में जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है उसको एकदम से सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 के बाद ये सब स्टेटमेंट को हम लोग को एकदम से माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत होगी और उसके फाइन प्रिंट को। अभी जो है उनका कोई कंपल्सन होगा, कोई फीडबैक आया होगा कि कांग्रेस से लेफ्ट से दूरी बनाने में ही फ़ायदा है अभी, इसीलिए वो कर रही हैं। 4 के बाद उनका स्टेटमेंट यही एकदम से बदल जाएगा। तो हम लोगों ने चूंकि बहुत सारा देखा है इस तरह का, तो इस पे बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। हमको नहीं लगता है क्या कि इससे कोई बड़ा सिग्नल आ रहा है। मतलब किसी ने हम लोग को याद रखना चाहिए कि टीएमसी का कैंडिडेट एक यूपी से भी चुनाव लड़ रहा है। हाँ, तो और यहाँ जो हाल में जो रैली हुई थी उसमें किसी ने ममता दीदी का स्टेटमेंट भी पढ़ा है क्या कि हम लोग इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, और अभी ये बयान मिडल ऑफ इलेक्शन में, तो कोई फीडबैक होगा उस पर रिएक्ट कर रही होंगी। इससे इंडिया अलायंस को क्या होगा या एनडीए में दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि शायद कि वो अगर कोएलिशन की सरकार बनती है, अगर कोएलिशन की सरकार होती है, तो वो अपना ऑप्शन खुला रखना चाहती है कि जहां बेटर डील मिलेगा वहां जाएंगे। शायद इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन इसमें भी यह है कि 4 के बाद जो स्टेटमेंट होगा उसको देखने की जरूरत है। अभी तो हीट ऑफ इलेक्शनियरिंग में निकल जाता है और उसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ रूपेट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन सरकार बनती भी है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बन सकता है? ऐसा आपको लगता है अगर ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बनती है तो? नहीं, वैसा नहीं है। ममता भी बहुत पोलराइजर है, तो कोलिशन में कंसेंसस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लीडर को बनाया जाएगा जो सबको साथ लेके चले। ममता दीदी का भी इम्प्रेशन यह है कि वो सुनती नहीं है किसी की, और इसीलिए कोलिशन की सरकार में उस तरह के लीडर को लीडरशिप दिया जाएगा, हमको डाउट है। अब कोलिशन की सरकार में प्राइम मिनिस्टर को देखिए ना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर में कोलिशन की सरकार में, देवेगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबका सब सॉफ्ट स्पोकन, सबको मिला के चलने वाले रहे हैं। ममता दीदी उनमें से नहीं है। उनका इंप्रेशन ऐसा नहीं है कि वो सबको साथ लेके चलने वाली है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन होता वेस्ट बंगाल में, और मतलब उनके लिए भी मजबूरी थी गठबंधन करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मतलब लोकल लीडरशिप, कांग्रेस का लोकल लीडरशिप से भी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो भी कारण है, लेकिन वो सबको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विजित सर, जैसा मयंक सर ने कहा, क्या आपको लगता है कि बंगाल में अपने वोटर्स को वो दिखाना चाहते हैं कि भाई वहाँ पे हम ही हैं, पार्टी है, हम इन दोनों का समर्थन नहीं है, तो जिन वोटर्स में उनमें कंफ्यूजन है कि भाई हम कांग्रेस को वोट देते, लेफ्ट को मिलना तो जाके इंडिया गठबंधन को ये साथ में, तो वो बताना चाहते हैं कि भाई ये अलग है, मैं अलग हूँ? आपको क्या नजर आता है? विधानसभा 2022 में जो चुनाव 2021 में जो चुनाव हुआ था, उससे ही साफ हो गया था कि वहाँ पक्ष और विपक्ष के बाद त्रिपक्ष के लिए कोई जगह खास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बहुत जगह बची है, और मायावती को अपने ममता बनर्जी को अपने वोट के लिए ये सोचना पड़े कि वो कहाँ बिदकेंगे या चले जाएंगे। कांग्रेस से उनकी नाराजगी है। उनकी नाराजगी कैसी है, ये उनके और कांग्रेस के बीच की है, खासकर अधीर रंजन चौधरी के बारे में, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आया था कि वो अपना वोट बीजेपी को दे दो लेकिन टीएमसी को मत देना। ये बताता है कि व्यक्तिगत तौर पे अधीर रंजन और ममता के बीच कितनी कड़वाहट है। इससे आगे एक बात और भी है कि ममता बनर्जी यहाँ अपने स्टैंड पर थोड़ा सही हैं कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस
वहाँ गठबंधन होता कांग्रेस से तो उसमें लेफ्ट भी होता। ममता कांग्रेस को तो बर्दाश्त कर सकती हैं, वो लेफ्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हमें लगता है कि जब आप चुनावी राजनीति में जाते हैं तो वहाँ आप चुनावी फायदे के लिए ही जाते हैं। कांग्रेस को लेफ्ट से कोई चुनावी फायदा नहीं मिल रहा है, बंगाल में भी नहीं, और केरल में तो एक दूसरे के सामने ही लड़ रहे हैं। केरल में राहुल गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ के लेफ्टिस्ट मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहा, ये किसी से छुपा नहीं है। आप केरल में जैसे बीजेपी पर आरोप लगाते हैं वैसे आरोप लगाते हैं और बंगाल में जाकर के मित्र बन जाते हैं। ये आप एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्त विरोधाभास है। और ये विरोधाभास कोई नैतिक राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ममता बनर्जी के साथ एक चीज़ और भी है कि उनका पुराना जो इतिहास रहा है गठबंधन में रहने का, वो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सिरदर्द से कम नहीं रहा है, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों या वाजपेयी रहे हों। वो लोग एक तरह से देखें तो जो ऐसे ये थे उम्मीदवार, जो ऐसे कोलिशन पार्टनर थे, उनसे घबराते भी थे। विनोद मेहता एक बड़े पत्रकार थे, वो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिलने गए तो देखा कि वाजपेयी जी बहुत सीरियस बैठे हुए हैं, उदास दुखी मन से। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तो वाजपेयी ने कहा कि आपके बाद जयललिता आने वाली है। जयललिता उस सरकार को समर्थन दे रही थी। तो वो सिर्फ जयललिता ही नहीं थी, ममता भी थी। उस तरह के जिनके साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता था। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, और गठबंधन में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो ये कहा है कि मैं बाहर से वो समर्थन करेंगे लेफ्ट इसका इंडिया ब्लॉक का, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक के कुछ हद तक मदद भी कर दी है। ये तो मान लिया कि इंडिया ब्लॉक आ रहा है, सरकार बनाने जा सकता है। अभी तक तो यही था कि इंडिया ब्लॉक तो उस लायक है ही नहीं। तो ममता अपनी तरफ से एक सेफ राजनीति भी खेल रही हैं और अपनी शर्तों को मजबूत भी बना रही हैं। बाबा, आप क्योंकि जानते हैं कांग्रेस की राजनीति को अच्छे से, तो वहाँ पे कहते हैं कि कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, अधीर रंजन चौधरी से ममता की लड़ाई है, शायद इसलिए गठबंधन में नहीं हुआ। और अब इस तरह के बयान देना कि हम अलग हैं लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे साथ हैं, स्टेट में अलग हैं, फिर अब बयान दे देना कि हम बाहर समर्थन कर देंगे। इतना कंफ्यूजिंग बयान किसके लिए है और ये इसका मैसेजिंग क्या है? देखिए, जरूर आप सब जानते हैं कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद यूथ लीडर थी। पीआरडी मतलब प्रियंजन दास मुंशी से भी उनकी नहीं बनती थी। पीआरडी नहीं रहे तो अब अधीर रंजन के साथ आप देखते हैं कैसे बयानबाजी है। दिल्ली में अधीर कुछ बात कहते हैं, कलकत्ता के पार्टी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ कुछ और कह देते हैं। पहले लगा था गठबंधन हो जाएगा। ममता बनर्जी बार बार जा रही थी इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में, कुछ मीटिंग मैंने भी कवर की। सोनिया गांधी ने एक बार तो बेंगलोर वाली मीटिंग में सोनिया गांधी ने मीटिंग के पहले उनसे बड़ी देर तक बातचीत की और वहीं पे बहुत चीज़ उन्होंने डिस्कस कर ली, अपने बगल में भी बैठाया। ये सब चीज़ें होती रही है। जब से पार्टी छोड़ा है उन्होंने, तब से मैंने देखा था सीताराम केसरी के समय से कैसे सोनिया गांधी उनको फ़ोन करती थी, वो मान जाया करती थी। बाद में उस समय वो रेबल होके गई थी, बाद में उनकी पार्टी बड़ी होती गई, अब तो एक दावेदार बन के उभरी है। तो वो एक तरह से बाहर से समर्थन देगी या नहीं देंगी, ये तो सरकार बनने की स्थिति होगी तब होगी। लेकिन एक बयान इसी चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में पवार साहब का आया है, शरद पवार साहब का, जो उन्होंने कहा था कि गाहे बगाहे जो देश की राजनीति यदि इसी ढंग से चली जैसे चल रही है, तो गाहे बगाहे जितने भी कांग्रेस के टूटे हुए धरे कांग्रेस से निकले हैं और जिनके नाम के आगे पीछे कांग्रेस है, वो मजबूर हो जाएंगे कांग्रेस के साथ आने में या कांग्रेस के साथ अलाइन होने में। विलय भी वही तो, कांग्रेस आने में यानी विलय होने में, कांग्रेस के साथ अलाइन होने में भी, साथ रहने में। क्योंकि यदि लगता है, उनका कहने का तात्पर्य यदि आपने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है तो उनका ये कहना था कि जिस ढंग से फोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उससे यदि आपको लड़ना है तो आप अभी भी कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है जो जिसका पैन इंडियन प्रेजेंस है। तो आपको यदि इन सब चीज़ों से बचना है और इसका विरोध आपको दिखाना है कहीं सड़क पे भी,
दिल्ली में भी प्रेजेंस उसको महसूस कराना है तो आपको कांग्रेस की मदद लेनी पड़ेगी। इसी आधार पे उन्होंने कहा था। बहुत लोगों ने उसके बाद कहा कि सबसे पहले जो है वो एनसीपी शरद पवार ही मर्ज होगी इस चुनाव के बाद। कई लोगों ने कहा कि पवार साहब ने एक कंकर फेंका है तालाब में, जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद वो फैसला लेंगे कि क्या करना। बहरहाल ये सब अलग, तो ये एक अलग बातचीत चल रही है। इतना तो आपको आप जरूर मानेंगे कि ये सभी कांग्रेस के ही टूट के धरे हैं, जो गाहे बगाहे कांग्रेस, और ये सब उस वक्त गए हैं जब सोनिया गांधी, पवार साहब तो सोनिया गांधी के उस मुद्दे पे गए, लेकिन ममता बनर्जी केसरी जी के समय चले गए थे और बाकी भी पार्टी उसी समय टूटी थी। आप देखिए कि किस ढंग से कांग्रेस तिवारी बनी, किस ढंग से माधवराव सिंधिया अलग हो गए थे, और भी छोटे छोटे ग्रुप हुए थे। बाद में जब सोनिया गांधी आई तो और वो मर्ज हुए। मुझे वो दिन भी याद है कि जब माधवराव सिंधिया महाराष्ट्र के इंचार्ज थे और शरद पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और माधवराव सिंधिया ने निकल के हमें कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वहाँ वो कैलकुलेशन ऐसा था कि कांग्रेस और एनसीपी मिलकर आती तभी सरकार बनती थी। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है सर, अभी तो पार्टी तोड़ के गए हैं। बोला नहीं मैडम ने कह दिया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस में क्या उस ढंग का लीडरशिप है, सोनिया गांधी टाइप, जो कि किसी को भी बुला के समझाए, बात करे तो लोग उनको सुने। क्या ऐसी लीडरशिप, चाहे वो ममता बनर्जी का इक्वेशन हो, चाहे माधवराव सिंधिया का इक्वेशन हो जो तोड़ के चले गए, चाहे शरद पवार के साथ टूटने के बाद उनकी पार्टी बनाने के बाद फिर एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना और शरद पवार का कहना है नहीं कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब चीजें भी भारतीय राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में हुआ है। तो ये अभी भले ही जैसा मयंक जी और विचित जी ने कहा एक पासा हो सकता है, ममता बनर्जी ने इलेक्टोरल गेन के लिए फेंका है। मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली से बैठ के हमें भी लगता था कि ममता बनर्जी रूठ के चली गई, लेकिन बंगाल 3-4 दिन होकर आने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये एक स्ट्रेटेजिक निर्णय है। और क्योंकि इसलिए निर्णय है कि उनका ये कहना था, जो बंगाल के पॉलिटिक्स को जानते हैं, बोला कि लेफ्ट जो है, और यदि ममता बनर्जी और कांग्रेस का अलायंस होता ना तो लेफ्ट के जो भी वोटर है, जो भी हर कंस्टिट्यूंसी में 2000, 4000, 5000 हर विधानसभा में वो कभी भी ममता बनर्जी को वोट नहीं करते, वो बीजेपी को वोट कर देते। तो बोला ये स्पेस ना वो जानबूझ के रखा गया है। कांग्रेस को भले ही फायदा ना हो, मुझे अभी भी लगता है कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है। एक मालदा की सीट है और एक जो है बहरामपुर की सीट है। तो आपको लगता है दोनों रिपीट भी करेंगे वही? हाँ, मुझे लगता है दो ही सीट पर उनका दावा। यदि कांग्रेस और ममता साथ लड़ जाती तो मालदा की दूसरी सीट भी जीत सकती थी। वहां पे 3 लाख से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी, 3 लाख के बराबर कांग्रेस ले गई और उसी वजह से बीजेपी वहां जीती है। मैंने कैलकुलेट किया था कम से कम 7 या 8 ऐसी सीटें थी, मैंने वोट परसेंटेज जोड़ के देखा था कि आप कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का वोट मिल जाते तो वो जो है 8 सीट और निकल सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके पीछे यही तर्क दिया गया बंगाल के जर्नलिस्टों ने, यदि ये तीनों मिल जाते तो वो जो है लेफ्ट का काडर जो है और जो कुछ कांग्रेस का भी काडर ऐसा है वो शायद बीजेपी को वोट करता। अब इसमें कितनी सच्चाई है 4 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि इलेक्शन हुआ, लेफ्ट कांग्रेस है नहीं। हालांकि लेफ्ट की रैली में देखेंगे भीड़ दिखेगा, युवा लोग भी दिखेगा। इसी तरह की एक रैली विधानसभा में जब कवर करने गया था तो देख के मैं चकरा गया था, अरे यार विमान बोस रैली कर रहे थे और उसमें कलकत्ता में रैली थी, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ब्रिगेड मैदान वाला, लेकिन वो वोट में वो सीट में आया नहीं। क्या इस बार भी वैसा होगा या क्या होगा? तो ममता बनर्जी ने जरूर एक हम जैसे लोगों को एक पॉलिटिकल डिबेट करने का मौका जरूर दिया है। सर, इस बयान के बाद देखा है ममता जी ने क्लेरिफिकेशन भी जारी किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत पढ़ लिया गया, इंडिया अलायंस मेरे दिमाग की सोच थी, मतलब मेरी उपज थी, हम लोगों की उपज थी, तो मैं उससे अलग कैसे हो सकती हूँ? क्या उनको 2 दिन में समझ में आ गया कि भाई ये कदम मेरे लिए उल्टा पड़ेगा? क्योंकि जो लोग समर्थन कर रहे थे कांग्रेस के बहाने ही, जो टीएमसी को, अगर वो बाहर हो जाएंगे तो फिर टीएमसी को वो सपोर्ट भी कम हो जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी ने आग लगाई थी, उन्हीं को बचानी थी क्योंकि उनको चुनाव के बीच में इस बयान की कोई जरूरत नहीं, जैसे मयंक जी बोल रहे थे
कि 4 चरण का मतदान हो गया, 3 चरण का बाकी, और आप कह रही हैं कि मैं इंडिया, अगर सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो मैं बाहर से सपोर्ट करूँगी। ये कह के आप ही ने ये शगुफा पैदा किया लोगों के मन में कि क्या उन्होंने इंडिया अलायंस को त्याग दिया है, क्या वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं रहना चाहती हैं। हमने ये चर्चा क्यों तय की? इसीलिए तय की कि क्या 20 चुनावों में नीतीश कुमार पहले चले गए, ममता अब चली गई, तो इंडिया अलायंस के साथ क्या हो रहा है? यही बात जो हमने और तुमने समझी है सामान्य बुद्धि के तौर पे, वही बात अधीर रंजन चौधरी ने, उन्होंने बयान वापस इसलिए लिया कि अधीर रंजन चौधरी ने आज कल देर रात को बयान जारी किया और कहा गया ये तो भाग गई। मैं तो पहले ही बोलता था ये कभी इंडिया के साथ नहीं थी, ये इंडिया को छोड़ गई है, ये बीजेपी के साथ जाएंगी, ये बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। उन्होंने एनडीए की याद दिलाई जो आप वाजपेयी जी की बात कर रहे थे। तो अधीर रंजन के इस बयान के बाद आज उनकी रैली थी थर्सडे को, आज ही के दिन अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडिया में सब जगह रिपोर्ट है कि ममता ने अपने बयान से सफाई जारी की है और कहा है कि भाई मैं इंडिया अलायंस मैंने बनाया था, इसकी जो कह रहा ना उपज, हमने ये बीज डाला था इंडिया अलायंस से, मैं कैसे अलग हो सकती हूँ, कोई हो जाए भली हो जाए, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरी दिक्कत सिर्फ बंगाल की है, बंगाल में जो कांग्रेस है, बंगाल में जो लेफ्ट है, इनके साथ हम नहीं हो सकते हैं, पर दिल्ली में जो इंडिया ब्लॉक है उसके साथ मैं हूँ। खैर इतना कुछ करने के बावजूद भी जो बात बाबा कह रहे थे, और उस बात को मैं भी, ये ऐसा फीडबैक हमारे पास भी आया था कि ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से जानबूझ के अलायंस नहीं किया गया है। हाँ, वहाँ पे जानबूझ के ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट को उसको बनाया गया। शायद हम पहले भी अपने कैफे में चर्चा कर चुके इस बारे में, और वो सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो ममता का जो लेफ्ट का वोटर है वो ममता के साथ नहीं दिखना चाहता है। वो इतना नाराज है क्योंकि लेफ्ट पे इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, सोकॉल उनकी चीजों को, उनके पावर्स को खत्म कर दिया गया, उनकी सुविधाओं को खत्म कर दिया गया, तो ममता के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उस खुंदक में वो बीजेपी के पास चला जाता है। तो वो उस चीज, उस वैक्यूम की वजह से ऐसा ना हो कि दो तरफा लड़ाई हो, इंडिया वर्सेस ममता, बीजेपी वर्सेस ममता की, उसमें सारे के सारे लोग बाहर चले जाए। इस चक्कर में अलायंस नहीं किया गया। ये कहानी वहाँ के अखबारों में, वहाँ के लोग पत्रकार जो है वो लोग बताते हैं। पर अब मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, जो उन्होंने, अगर इस लेटेस्ट बयान को हम ताज़ा मान लें और ये मान लें कि ममता बनर्जी अब 4 जून तक नहीं पलटने वाली है, तो इसके बाद भी ये गारंटी देना कि ममता बनर्जी आज जो कह रही हैं वो 4 जून तक उस बात पर कायम रहेंगी या 4 जून के बाद भी कायम रहेंगी। ममता बनर्जी को संभाल के चलना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठन के लिए बहुत आसान काम नहीं है। ममता बनर्जी की तुरंत मिजाजी, ममता बनर्जी का गुस्सैल रवैया, ममता बनर्जी का अचानक से पोलराइजेशन करने वाली जो उनकी ताकत है कि वो एक तरफ इतना कुछ कर देती कि अपनी तरफ उनका जो एंटी पोलराइजेशन हो जाता है, वो चीजें बड़ा नुकसान करती है, कर सकती है अलायंस के बाकी पार्टनर्स को लॉन्ग रन की अगर बात करें। तो ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इंडिया ब्लॉक के 3 ऐसे पार्टनर हैं जो कहने को साथ में हैं, पर ये 3 कब कहाँ क्या करेंगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। केजरीवाल, एक केजरीवाल और शरद पवार, ये 3 चेहरे ऐसे इस अलायंस में जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति कांग्रेस के विरोध में चलती है, और कांग्रेस के साथ अगर रहेंगे तो अपनी राजनीति खत्म कर लेंगे। तो अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए इनकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है कि कांग्रेस की मुखालफत करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े रहे। शरद पवार साहब की जो दोस्ती है मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ छुपी नहीं है, जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल कल भरी रोड शो किया दिल्ली में, उन्होंने 3 पर भाषण नहीं दिया। उन्होंने रोड शो किए कांग्रेस के समर्थन में, पर भाषण नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस में भी चाहती थी कि भाषण दे। कल लखनऊ में भी अरविंद केजरीवाल नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी, तो दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा ना कि इसका इलेक्टोरल लॉजिक, और हम लोगों ने इसको देखा भी है। मिदनापुर एक सीट है वहाँ, मिदनापुर में का बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहा है। पहला इलेक्शन जनसंघ का 2 या 3 सीट इंडिया में मिला था, उसमें मिदनापुर एक था। पहला इलेक्शन जनसंघ, और 17वां लोकसभा में दिलीप घोष वहाँ से जीते, बीजेपी। उसके बाद से उस बीच में जो हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे कभी, इंद्रजीत गुप्ता, वो 4 बार जीते हैं वहाँ से। उसके बाद से वो लेफ्ट का गढ़ हो गया था। तो अब उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जनसंघ का कैडर शायद शिफ्ट हो गया होगा। अब 75 साल के बाद उसका रिवर्सल हो रहा है। उसी को रोकने के लिए शायद ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी, गई होगी कि हाँ, ट्रायंगुलर है कि लेफ्ट का जो कैडर है कम से कम वो लेफ्ट के साथ ही रहे, बीजेपी में न शिफ्ट हो जाए। जैसा कि 2019 में बताया जा रहा था कि पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो चूंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ममता पोलराइजर है, तो और इतने साल से इनकमेंट हैं वो,
तो एंटी इनकम्बेंसी वोट भी फिक्स्ड है। वो एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर स्प्लिट होगा तो ममता को फायदा होगा। तो इसी लॉजिक से इस चीज में बाकी सब एक बात है, लेकिन एक तरफ एक बात और भी है कि ममता बनर्जी भले ही स्ट्रेटेजी के तहत ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में गई हो, इंडिया अलायंस की रणनीति रही हो, लेकिन एक बात और तय है कि वो अधीर रंजन को नहीं पसंद करता और अधीर रंजन चुनाव हारे इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो उसका भी इसीलिए उन्होंने यूसुफ पठान को नहीं बस नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। मुझको एक चीज नहीं कि ये ममता बनर्जी के का जो वोट है वो वोट कोई आसमान से नहीं टपका है, वो लेफ्ट का ही सारा वोट है। और क्या? तो इसीलिए हम ये लेफ्ट का वोट नहीं है, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट वोट है नहीं तो लेफ्ट का वोट कहाँ गया? लेफ्ट पूरी सरकार, वो कांग्रेस का वोट है। नहीं मैं बता, हाँ ठीक है। ये एक मेरा यही सवाल है कि अगर वो वोट ममता बनर्जी लेफ्ट पूरी तरह से पावर में थी और लेफ्ट के बाद अगर ये आए तो क्या लेफ्ट को जितना ज्यादा वोट मिलता था, सरकार बनाती थी, उतना ज्यादा वोट कांग्रेस के पास भी था? 40%। उससे पहले आप देखिएगा तो 75 तक ना सर, 77 के बाद हाँ, से, हाँ 77 से पहले कांग्रेस लगातार सरकार बनाती रही, 67 को छोड़ दिया जाए। हाँ 77। तो उससे पहले कांग्रेस का वोट शेयर था ना, बिल्कुल। कांग्रेस से ही अलग होके इन्होंने बनाया तृणमूल कांग्रेस, वो कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस का जो वोट था थोड़ा बहुत उसमें वो मैं आपका प्रकाश डालता हूँ चूंकि आंकड़ों की बात है तो आंकड़ों का देखिए जो बंगाल का चुनाव 14-19 दोनों मिला के देखते हैं तो 14 में 2 सीटें मिली बीजेपी को, 17% वोट, और 19 में 23% का उछाल उन्होंने किया, 40% वोट और 18 सीटें। और ममता दीदी ने भी खास बात है कि ममता दीदी की सीटें घटी, 14 में उनको 34 आई और 19 में उनकी सीटें 22, तो घट गई कितनी है आपकी? 12 सीटें घटी, लेकिन वोट नहीं घटे। वोट उनके 39% से घट के बढ़ के हुए 43%, तो वोट बढ़ाया। ममता दीदी ने फिर 2021 में अपना वोट बढ़ाया, 43% लोकसभा में तो 48% चली गई, बीजेपी 40 से घट के 38 पे आ गई। तो ये कुल मिला के कहानी है। अब ये वोट स्विंग किधर हुआ? आप जो पूछ रहे हैं ये वोट इधर उधर कैसे हुए, तो किसके वोट आए? देखिए अगर दीदी की आप बात कर रहे हैं तो 2000 आप ऐसे देखिए ना, 2004 में दीदी मतलब ममता दीदी को आए 21% वोट पार्टी के तौर पे, 9 में बढ़े वो 21 से बढ़ के 31 हुए, ठीक है। अब कांग्रेस के ममता दीदी को लेफ्ट के भी वोट आए और कांग्रेस के भी वोट आए, थोड़ा बहुत बीजेपी के भी वोट आए, लेकिन उनको जो फायदा हुआ है मेजर वो कांग्रेस के वोट घटने से ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को मिले थे 4 में 15% वोट और 19 में मिले 6% वोट, तो वो भी है। और बीजेपी को तो बढ़ गए ना, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के वोट घट रहे थे ना, कांग्रेस के जो घट रहे थे वोट और ममता दीदी के बढ़ रहे थे, तो सीधा वो कांग्रेस के वोट शिफ्ट होते जा रहे थे ममता दीदी में। लेकिन ये कहानी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंग सर लेफ्ट का वोट घट रहा था, वो देखिए मैं ये अभी उसका भी आंकड़ा दे रहा हूं। मैंग सर ने एक दिन इसको एक्सप्लेन भी किया था कि मोदी के आने के बाद बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जो है पोलराइज्ड हो गया है। बंगाल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि मोदी की एंट्री के साथ ही इलेक्शन पोलराइज हो जाता है, मतलब या तो आप मोदी को हरा रहे हो या जिता रहे हो। तो उसमें क्या होता है, जो थर्ड फोर्सेस है ना, जैसे आप देखेंगे 14 और 19 के वोट में आपको बहुत साफ अंतर दिखेगा। 14 में कांग्रेस को मिला 10% वोट, सीपीएम को मिला 23% वोट, लेकिन 19 में कांग्रेस को 6% और सीपीएम को 6%। विधानसभा में 21 में आके तो ये और गिर गए। मतलब इलेक्शन पूरी तरह बाइपोलर, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। इसमें क्या होता है कि ये जो छोटी पार्टी मतलब दो दूसरी पार्टियां जिनको लगता है मेन अब ये जीत हार से परे हैं, अब वोटर लॉयल नहीं रह गया, वो इतना पोलराइज इलेक्शन हो जाता है कि वो एक पार्टी को या तो हराने के लिए वोट करता है या दूसरी पार्टी को जीत, बहुत ही पोलराइज्ड। वैसा ही हाल बंगाल का है। अब ये वोट आए कहां से? ये जो ट्रेडिशनल कांग्रेस या लेफ्ट के जो वोटर थे, सीएसडीएस का आंकड़ा बताता है कि जो लेफ्ट के वोटर जिन्होंने पहले जो लेफ्ट को वोट करते थे, वो 2019 में ऐसे लेफ्ट वोटर ने 39% लेफ्ट वोटर ने बीजेपी को वोट किया और 31% टीएमसी ने। मींस बड़ा हिस्सा बीजेपी का था, लेकिन ऐसा नहीं कि टीएमसी को कम गया। 39 और 31 तो अंतर है, लेकिन ये 8% का अंतर भी बहुत है। कांग्रेस का जो वो था ट्रेडिशनल वोटर, उसने 32% बीजेपी को किया और 20% टीएमसी को किया। इसीलिए आप पाएंगे कि जो अंतर था वो 3% का अंतर रह गया था। सीटों में वो 4 सीटों का अंतर था। तो लेफ्ट और कांग्रेस के वोट भी पोलराइज्ड हुए, वो इधर से उधर गए। लेकिन 14 और 19 में एक जो सबसे बड़ा अंतर है
वो है कि जो हिंदू मुस्लिम वाला जो पोलराइजेशन हुआ है, बीजेपी को 2014 में 21% हिंदुओं ने वोट किया था, बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब 19 में 57% हिंदू ने वोट किया। ऐसा ही टीएमसी का ये आंकड़ा घट गया। टीएमसी को जो हिंदू ने वोट किया था 40% हिंदू ने 14 में वोट किया, वो घट के 19 में 32% हुआ। लेकिन मुस्लिम में क्या हुआ, 40% जो मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने 14 में टीएमसी का वोट किया, जो 19 में बढ़ के 70% हो गया। तो एक क्लियर पोलराइजेशन है। इसीलिए आप पाएंगे आज भी चुनाव में सीए की बात होती है। ममता दीदी कहते हैं हम सीए वापस कर देंगे। आज ही प्रधानमंत्री जो है वो आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे, सीए को लेकर बहुत लंबा, कल आपने सर्टिफिकेट मिला सीए को लेकर के नागरिकता का। तो बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। पश्चिम बंगाल में वैसे भी ये बड़ा मुद्दा है। संदेश खली के भी मुद्दे में कम्युनल पोलराइजेशन जुड़ा हुआ है। तो लड़ाई ये बहुत ही मतलब कांटे की लड़ाई है। और दीदी जो ये कह रही हैं कि हम मतलब बंगाल की कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा गठबंधन लेफ्ट का है, बंगाल वाले तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये वही संदेश देना चाहती हैं कि हमारे और बीजेपी के बीच में मुकाबला, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब वो चाहती हैं कि भाई एक तो इसमें दो चीज हो, या तो इनका जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमें वोट दें, या तो इनके वाले वोटर इन्हीं के पास रहें, इनका वोटर बीजेपी में शिफ्ट ना हो। क्योंकि पिछली बार 3% का अंतर था, मतलब बहुत ही वो, अगर बीजेपी इंप्रूव करेगी तो कहां से लेगी वोट, या तो टीएमसी या लेफ्ट का कुछ वोट डेंट करे या दीदी का डेंट करे। दीदी ने अपना एक तरह से स्ट्रांग होल्ड बना के रखा है। अब वो 48% पे भी चली गई। अब अगर जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो बचा खुचा वोट है उसमें से 2-3% अगर बीजेपी किसी तरह से और खींच लेती है बाइपोलर इलेक्शन में, अगर इसको लगता है टीएमसी से नाराज है हम तो हराने के लिए बीजेपी को वोट करेंगे, तो लड़ाई इसलिए बहुत कांटे की है।